सो हेलो, एक मुझे नोट देना था जेंटल कि जो पीडीएफ जिस पीडीएफ के थ्रू हम एफआर ओल्ड का जो भी एस पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड को चैप्टर वाइज बता के रखा है, राइट। एमटीपी जो है मैं आपको बता दूं तो वो एमटीपी जो है वो मई 20 तक की है, राइट। आरटीपी जो है वो आरटीपी वो है 1 सेकेंड, वो आरटीपी है जनवरी 21 तक की। ऐसा मतलब कि जनवरी 21 को तो वैसे भी आरटीपी आई नहीं, पर जो भी है जनवरी 21 तक का कंटेंट है। एमटीपी में मई 20 का है, ठीक है। आरटीपी जनवरी 21 तक का है, और जो सजेस्टेड है, राइट, जो सजेस्टेड है वो वो नवंबर 20 तक का है। मतलब आप समझ लो कि मई 20 तक का है एमटीपी, नवंबर 20 तक का, मई 20 तक का एमटीपी है, मई का आता था नवंबर 20 तक का सजेस्टेड है, क्या तो इसी जनवरी 21 तक की आरटीपी है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो मई 20 के बाद के एमटीपी, नवंबर 20 के बाद के सजेस्टेड और जनवरी 21 के बाद की आरटीपीज़, ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत है, ठीक है। अब उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम ऐसा करते हैं कि हम जो जैसे AS4 है तो AS4 का कंटेंट जो उन एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड में है वो हम या तो ऐसा होगा कि जो मई 21 की अभी जब सजेस्टेड आएगी और नवंबर 21 की जो एमटीपी अभी आना बचा है, ठीक है, तब हम जो है उसको पढ़ लेंगे और साथ ही साथ वो डिफरेंस भी समझ लेंगे। इन केस कभी लगा कि यार देखो हो जाना चाहिए, या तो पहले ही बता दो, या तो टाइम लग रहा है तो आप पहले ही कुछ 2-3 क्वेश्चंस का आप बता दो, तो फिर ऐसे केस में जो है वो 2-3 क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में मैं सेपरेट 5-1 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसमें हो जाएगा आपका। और रही बात एक डिफरेंस बिटवीन की, तो डिफरेंस बिटवीन भी जो है अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे, ठीक है। वो इंडेस और एएस का डिफरेंस, ठीक है। तो ओके, आप इन्जॉय करिए वीडियो। और इस वीडियो में हमने जो है एक एट एन गुड लेवल हमने जो है सारे क्वेश्चन हमने करे। ओके, बाय। सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज AS4। तो AS4 का रिवीजन करने का तरीका ये रहेगा कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और जब हम क्वेश्चन चालू करेंगे, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम कंसेप्ट का भी डिस्कशन होगा इसमें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ क्या होगा कि हमारे सारे क्वेश्चंस भी ओवर हो जाएंगे, साथ ही साथ जो है सारे जो कंसेप्ट है वो भी ओवर हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की PDF है जहाँ पे अपन एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड सारे के सारे क्वेश्चन जो AS4 में आए हैं, AS4 के क्वेश्चन जिन भी इन मटेरियल्स में आए हैं, सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे और टिल नवंबर 21 की आरटीपी तक हम देखेंगे। रही बात देखें तो ये पर्टिकुलर नोट्स है, ये नोट्स रेफ़र करने में काम आएंगे कि इन केस कभी कोई क्वेश्चन है तो हम ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये अगर हम नोट्स पढ़ते, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रेफरेंस इस नोट्स में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, जो कंसेप्ट यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है क्या वो कंसेप्ट इधर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कि ताकि हम जो है एंड में सिर्फ ये पर्टिकुलर कंसेप्ट ही पढ़ेंगे और जो है हम क्वेश्चन को स्किप भी करें तो चलेगा, ठीक है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा MTP, देन RTP एंड देन सजेस्टेड, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है बी लिमिटेड एंटर हुआ है किसी पर्टिकुलर सेल डीड में ऑफ इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो जो एंटर हुआ था ना बिफोर द एंड ऑफ द ईयर एंटर हुआ, ठीक है। मतलब साल ख़त्म होने के पहले सेल डीड में एंटर हो गया है और प्रॉपर्टी यूज़ भी करने को दे दी एट द सेम टाइम। रजिस्ट्रेशन जो है, अब ऑब्वियसली आते रजिस्ट्रेशन में तो होना ही पड़ेगा एंटर, पर वो जो हुआ है वो सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट हुआ है, राइट, बट फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट के पहले। तो देखो इन्होंने बोल दिया कि जो रजिस्ट्रेशन है वो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है और फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट के पहले। इनफैक्ट इसका बोलने का ये मतलब है कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट है ये एडजस्टिंग इवेंट, ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपको पता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनलाइज के पहले होता है, ठीक है। अब ये इवेंट होते हैं दो तरीके के, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो हमको ये बताना है क्या जो है पर्टिकुलर ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट मतलब वो इवेंट होते हैं जो बैलेंस शीट जो इवेंट 1 सेकेंड, एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसकी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये इवेंट बैलेंस शीट डेट के आफ्टर ऑकर होते हैं पर कंडीशन जो है बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट होती है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होते हैं, मतलब जो कंडीशन है वो बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट है और इवेंट जो है बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं, ठीक है। तो जो इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुए है वो एक्ट एज एन एडिशनल एविडेंस एक्ट करता है, ठीक है। वो एक एडिशनल एविडेंस जैसे एक्ट करता है, मतलब कंडीशन हरकत है तो बैलेंस शीट डेट पे दिख ही रही थी, इवेंट हुआ तो एक्ट एज एन एडिशनल एविडेंस, वो तो एक तरीके से सील थप्पे वाली बात करता है कि देखो जो कंडीशन थी ना, देखो ये इवेंट हुआ, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है एडिशनल एविडेंस टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट।
ताकि जो है आप एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट का असिस्ट कर सको। और रिलेटिंग टू कंडीशन, वो जो कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में एडिशनल एविडेंस देता है। तो इधर भी देखो कि क्या आपको सेल रिकॉग्नाइज करना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे, क्या गेन रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है, ठीक है, तो क्या सेल क्या गेन बैलेंस शीट डेट पे रिकॉग्नाइज करे। तो देखो कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन तो एक सब्सिक्वेंट एक्ट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो सेल है और गेन है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने पूरा आंसर लिख दिया, क्योंकि उन्होंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, और ये क्लियरली सिग्निफिकेंट हो रहा है कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप है ना, वो तो बैलेंस शीट डेट के पहले ही पास ऑन हो गया था वाया सेल डीड, ठीक है। तो एक जो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड तो तभी ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। फिर बाद में क्या बोला कि जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो तो कंफर्म कर रहा है, ठीक है, कंफर्म द कंडीशन ऑफ सेल, ठीक है। ये मतलब कि कंफर्म कर रहा है कि देखो सेल डीड तो हो चुकी थी, रजिस्ट्रेशन तो जस्ट कंफर्म कर रहा है कंडीशन ऑफ सेल, और वो सेल को कंफर्म कर रहा है जो सेल एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, राइट। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से एमटीपी का ही क्वेश्चन करा। और देखो एमटीपी पे एक और क्वेश्चन है, पर वो क्वेश्चन इंड एज 10 और एज 4 के बीच में, ठीक है। तो एक बार हम सारा क्वेश्चन देख लें, फिर हम इंड एज 10 और एज 4 के डिफरेंस भी देख लेंगे। ओके, बात करते हैं वीरा लिमिटेड की। तो 1 सेकेंड, हाँ, तो आरटीपी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो वीरा लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसका ईयर एंड जो डेट है वो 31 मार्च 20 है। अब एज एट 31 मार्च 20 कंपनी के पास देखा जाए तो टोटल डेटा 30 करोड़ थे, और इंटायर अमाउंट इज़ ओवरड्यू, पूरा का पूरा अमाउंट अगर देखा जाए ना तो ओवरड्यू था, मतलब सबका सब लेना बचा है, ठीक है। अब कंपनी जनरली प्रोवाइड अ प्रोविजन, अब वो यार बनती बात है कि प्रोविजन वो देती है 5% का, तो 30 करोड़ तो 5% कितना हुआ, तो 1.5 करोड़ का जो प्रोविजन है उन्होंने बना लिया, ठीक है। तो इन देयरफॉर ड्यूरिंग 1920 1.5 करोड़ का प्रोविजन बनाया, यही लिखा हुआ है। अब आउट ऑफ 30 करोड़ एक डेटर है स्वान लिमिटेड, ठीक है, फ्रॉम विच वीरा लिमिटेड ने, ठीक है, अब बुक्ड अ रिसीवेबल बैलेंस, मतलब कि एक पर्सन, मतलब कि वीरा को उससे 5 करोड़ लेने हैं। अब 31 मार्च 20 को आरबीआई ने एक डिफ़ॉल्टर लिस्ट इशू करी, जिसमें, ठीक है, वेयर स्वान ने डिफ़ॉल्ट करा था 5 EMI का, ठीक है, टू देयर करंट बैंकर। तो इसलिए फिर जैसे ही आरबीआई ने जो है डिफ़ॉल्टर लिस्ट इशू करी और स्वान का पता चला, कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे तो एग्जिस्ट करती है, इन्होंने जो है प्रोविजन 50% का बना लिया, 2.5 करोड़ का। तो 50% का कैसे कि 5 करोड़ का 2.5%, ठीक है, 50% तो 2.5 करोड़ हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो 5% है वो इस 2.5 करोड़ में शामिल है, राइट। तो एक तरीके से टोटलिटी में कर दिया, ठीक है, 2.5 करोड़ का। और 30 अप्रैल को, अब जब 31 मार्च को डिफ़ॉल्ट लिस्ट आई, प्रोविजन बनाया, 30 अप्रैल को जो है बैंकरप्सी की एप्लीकेशन फाइल कर दी, और 15 मई को तो बैंकरप्ट हो गया। अब बनती बात है कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर है ना, उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग, ठीक है, डिसाइड अ बोर्ड मीटिंग डेट 20 मई की, क्योंकि 15 के बाद, ठीक है, जैसे ही वो बैंकरप्ट हुआ 20 मई को एक बोर्ड मीटिंग हुई फॉर अडॉप्टिंग 1920 फिनेंशियल्स, ठीक है, फिनेंशियल्स 1920 अडॉप्ट करने के लिए मीटिंग हुई, ठीक है। अब वो डिटरमाइन करें नेट डेटर बैलेंस कितना होना चाहिए। तो देखो नेट डेटर बैलेंस कितना होना चाहिए, देखो भले ही इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट था, बट कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट हो रही थी कि इसने डिफ़ॉल्ट किया है, हैंस 2.5 करोड़ का जो प्रोविजन है आप बना ही लो, ठीक है। अब बनती बात है, डेटर को 2 तरीके से क्लासीफाई करना पड़ेगा, एक तो 25 करोड़ के डेटर, एक 5 करोड़ के डेटर। एक जनरल प्रोविजन बनता है, तो दोनों को एक जनरल प्रोविजन बनाओ कि 25 करोड़ का 5% कितना हुआ 1.25, ठीक है, 5 करोड़ का 5% कितना हुआ 0.25, ठीक है। अब एडिशनल प्रोविजन हम 5 करोड़ के रिस्पेक्ट में बनाएंगे कि 2.5 माइनस 0.25 करोड़, तो एडिशनल प्रोविजन 2.254 बनेगा, ताकि जो है पैरिटी हो जाए, ताकि जो है 50% की नीड पूरी हो जाए। अब देखते हैं ऐसे ही किया है कि इन्होंने, तो देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया, 2 डेटर बनाए 25 करोड़ के 5 करोड़ के, पहले एक जनरल प्रोविजन बनाया, ठीक है, और फिर एडिशनल प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो है वो 2.5 करोड़ होना चाहिए। अगर आपको इस नोट्स में दिख रहा हो तो देखो इसमें आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलर जो है स्वान लिमिटेड है, ये अदर्स है, इस तरीके से पूरा हमने कैलकुलेशन किया था कि हमने एडिशनल प्रोविजन बनाया था, ठीक है, और जो है इसको ही एडजस्टिंग इवेंट बोला था, राइट। 1 सेकेंड, एक चीज़ और है कि एडजस्टिंग इवेंट को 2.5 बोलने की जगह एडजस्टिंग इवेंट को 2.25 बोलने की जगह एडजस्टिंग इवेंट को 2.5 बोला है, तो ये याद रखना, ठीक है। 1 सेकेंड, इसमें एक चीज़ ये भी सोचनी है, सॉरी ये गलत तरीके से बोलने में आ गया, जनरल प्रोविजन आपने बनाया 5% का, आपने एडिशनल प्रोविजन बना दिया, ठीक है। तो आरबीआई के डिफ़ॉल्ट पे हम जो प्रोविजन बना रहे हैं, ये जो है ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। एडजस्टिंग इवेंट तो ये है कि बाद में बैंकरप्ट हो गया, तो बैंकरप्ट हुआ ये बाद का इवेंट है, पर कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि इसने 5 EMI नहीं पे करी, तो पूरा का पूरा इसको बैड डेप्ट ही मानो। इसलिए जो 2.5
है 2.5 करोड़ जो भी है, इसको एडजस्टिंग इवेंट इन द सेंस ऑफ बैड डेप्ट माना। अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है कि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट कि दो द डेटा डिक्लेयर बैंकरप्ट जो है आफ्टर बैंकरप्ट भले बाद में हुआ हो, पर फुल प्रोविजन बना लेना चाहिए, ठीक है, टू कवर द लॉस शुड बी मेड टू कवर द लॉस अराइजिंग ड्यू टू बैंकरप्सी। ये जो बैंकरप्सी के कारण जो लॉस है ये हमको बैंकरप्सी के दिन नहीं पता चला है, कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, इससे बेटर है कि फुल प्रोविजन बनाओ। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी नोट करने में आ गया, ठीक है, जहाँ पे जो है बैंकरप्सी हो गई है तो ऐसा है कि आप बैड डेप्ट भी अभी बुक कर लो, ठीक है। तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नवंबर 20 की आरटीपी, मतलब समझ लो कि मई 21 की आरटीपी और नवंबर 21 की आरटीपी के बारे में इधर बातचीत नहीं है, तो हम इसको सेपरेट कवर करेंगे। अब देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे AS 29 का है, बट इसमें AS 4 का रेफरेंस देके रखा है, तो क्यों ना एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राइट। क्या बोल के रखा है कि जो एंटिटी है वो इंगेज है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। उन्होंने ना इम्पैक्ट समझ लिया कोविड-19 का, ठीक है, तो असेस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इट्स फ्यूचर वायबिलिटी, कि इसके फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल पे कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो असेस पूरा कर लिया है। अब सीनियर मैनेजमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड द नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, इसे सीनियर मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप ऐसा करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ का, और बिजनेस एक्टिविटीज़ को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर लेते हैं, ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट इज़ ड्राइंग अप अ प्लान फॉर कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग। तो सीनियर मैनेजमेंट एक प्लान ड्रॉ कर रहा है ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडर करे, क्योंकि मीटिंग जो है मई 20 में शेड्यूल होगी, विच इज़ सब्सिक्वेंट टू द रिपोर्टिंग डेट। ओके, क्या एंटिटी को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, सिंस जो है सीनियर मैनेजमेंट ने को समझ में आ गया है कि रिस्ट्रक्चरिंग करनी ही पड़ेगी, तो क्या एंटिटी को प्रोविजन बना लेना चाहिए, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करंट ईयर में ही प्रोविजन बना ले जो रिस्ट्रक्चरिंग बाद में कर रहे हैं। देखो पॉइंट ये है कि कोविड के कारण रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ठीक है। अब कोविड का तो हमको कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट है ही ना, क्योंकि 31 मार्च 20 को तो था ही कोविड, तो ऐसे केस में जो है रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बना लेना चाहिए। अब एक बार देखते हैं, अगर हम इंस्टेंट केस की बात करें, देखो ये AS 29 का क्वेश्चन, फिर भी हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि कोविड-19 का पेंडेमिक तो मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, मार्च 2020। अब देखो क्वेश्चन में जो है बात करके रखी है प्रोविज़न की, ठीक है। अब प्रोविज़न बनाने की बात जो है वो यूजुअली जो है AS 29 में बात होती है, तो ये बहुत ही कट टू कट और स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको इधर जो है वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अपेरेंटली क्वेश्चन देख के ये लग रहा है कि एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्ट हो जाना चाहिए, पर आपको वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, वर्ड्स ये लिखे हुए हैं कि सीनियर मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ज़रूरत तो है रिस्ट्रक्चरिंग करने की, ठीक है, और रिट्रेंच करने की, और सीनियर मैनेजमेंट तो प्लान भी ड्रॉ कर रहा है, राइट। बोल रहे हैं कि तुमने डिसीजन ले लिया और तुम प्लान बना रहे हो, इससे एक ऑब्लिगेशन कोई क्रिएट नहीं होती, राइट, प्रोविज़न बनाने की। तो प्रोविज़न बनाने की ऑब्लिगेशन कब क्रिएट होती है, वो तब क्रिएट होती है जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उन्होंने आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, आपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया। तो या तो अगर आपने प्लान जो है इम्प्लीमेंट नहीं भी करा तो आपने क्या किया, अनाउंस कर दिए, क्योंकि देखो या तो इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप तो बंद गए, या तो इम्प्लीमेंट नहीं करा पर आपने अनाउंस कर दिया तो भी आप बंद गए। अनाउंस द मेन फीचर ऑफ द प्लान टू दोज अफेक्टेड बाई इट, तो जो भी अफेक्टेड पर्सन है ना उनको आपने अनाउंस कर दिया इन अ सफिशिएंटली स्पेसिफिक, मैंने पर्टिकुलर तरीके से बताया, ठीक है, टू रेज अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन देम दैट द एंटिटी विल कैरी आउट द रिस्ट्रक्चरिंग, ताकि जो है उनके दिमाग में भी एक वैलिड एक्सपेक्टेशन रहे कि जो एंटिटी है वो इस रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। तो मियरली तुम अंदर ही अंदर तुमने डिसाइड कर लिया, अंदर ही अंदर तुम प्लान को तुमने जो है प्लानिंग कर रहे हो, देखो तुमने किसी को बताया नहीं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करा नहीं ना, तो तुमने किसी को अनाउंस करा, तो ये कोई प्रोविज़न बनाने की अभी कोई नीड नहीं आती, ऑब्लिगेशन ही नहीं होती। इसलिए ऐसा बोल के रखा है कि कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, प्रोविज़न क्या ही बनाए। तो ऐसे केस में नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है, और ऐसे केस में जो है फिर इसका डिस्क्लोजर करना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है मटेरियल है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जो है लिख लेते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हमने बहुत ही लो समझ लिया था, पर एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है A4 का ही, कि फॉर 7 कंपनीज हुज फाइनेंशियल ईयर जो है एंड हो रहा है पर्टिकुलर 31 मार्च को, और फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर रहे हैं 15 जून को, तो ऐसे केस में इसके बीच में जो भी इवेंट है वो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। याद रखना है कि इधर 15 जून बोल के रखा है, ठीक है, डेट याद रखना, जो मैंने आपको बोला था कि डेट हमको याद रखना चाहिए, राइट। अब इधर क्या हुआ है कि ए ने प्रॉपर्टी सोल्ड करी, ठीक है, जो बैलेंस शीट डेट में थी, और कॉन्ट्रैक्ट इसके रिस्पेक्ट में जो है 15 मार्च को ही हो गया था, मतलब कि
बैलेंस शीट डेट के पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, सेल बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, सेल कंप्लीट जो है वो 15 मई को हुई है। तो पॉइंट ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, पहले ही हो चुका है, तो कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, सेल बुक कर लो। देखो तो बोल के रखा है एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गए थे प्रायर टू द एंड, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ द सेल, तो जो सेल बुक कर लो इन द सेंस कि जो सेल है एडजस्ट इवेंट का इफेक्ट बुक कर लो बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट डेट पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 30 अप्रैल को, देखो बैलेंस शीट डेट की बात, 100% सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड ने डिक्लेयर करा। अरे डिक्लेयर ही बाद में किया, तो दिख ही रहा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो ये हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। अब देखा जाए तो डिक्लेयर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब पॉइंट ये है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो फिर उसके अंदर भी दो चीज़ें रहती है कि क्या इसको डिस्क्लोज़ करना है बैलेंस शीट, जिसको डिस्क्लोज़ करना है कि नहीं करना है। तो ऐसा बोल के रखा है कि इसको डिस्क्लोज़ करो ड्यू टू स्पेशल नेचर, मतलब वही कि मटेरियल इम्पैक्ट रहता है डिविडेंड का, ठीक है। तो बेटर है उसको डिस्क्लोज़ करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मेल ऑर्डर एक्टिविटीज़ 31 मई को मेल ऑर्डर एक्टिविटीज़ जो होती है सी लिमिटेड की, वो शट डाउन हो गई, ठीक है। वो क्लोजर में जो है 2.5 मिलियन लग गए। तो कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती नहीं थी, तो ये है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब हमको क्या पता कि मेल ऑर्डर एक्टिविटी क्यों क्लोज करी, बट हाँ अभी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका मटेरियल इम्पैक्ट है तो इसको डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड, इसका मटेरियल इम्पैक्ट तो हो गई, पर ठीक है समझो अगर गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको तो एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे। अब इधर पॉइंट ये है कि ये मेल ऑर्डर एक्टिविटी क्लोज हुई है ना, तो ये मेल ऑर्डर एक्टिविटी क्लोज हुई है, तो कोई सी एक्टिविटी में मेल ऑर्डर एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है मेल, तो वो क्लोज हुआ है, इसका मतलब गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट तो आया नहीं है, बट हाँ मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दो। तो क्या लिखा हुआ है कि क्लोजर नॉट एंटिसिपेटेड, ईयर एंड पे हमको थोड़ी ना पता कि तुम क्लोज कर दोगे, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब मेमोरेंडम डिस्क्लोजर वुड बी रिक्वायर्ड, मेमोरेंडम डिस्क्लोजर चाहिए रहेगा। देखो इसलिए बोला जाता है कि जब मटेरियल चेंज हो, इसलिए लिखा हुआ भी है कि अगर जब मटेरियल चेंज हो, राइट, कि डिस्क्लोज, ठीक है, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो है, अगर इसमें जो अगर मटेरियल चेंज हो, इवेंट है नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है, पर अगर मटेरियल है तो ऐसे कैसे डिस्क्लोज कर दो। अगर आपको लग रहा है कि इसका डिस्क्लोज करना बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करेगा, या जो है इसका अगर हमने डिस्क्लोज नहीं करा तो जो है इसका इकोनॉमिक डिसीजन पे इम्पैक्ट करेंगे होगा, और अगर डिस्क्लोज करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ऐसे कैसे आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। मतलब नहीं करेंगे, मतलब डिस्क्लोज नहीं करा तो बुरा ही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। डिस्क्लोज करेंगे तो डिस्क्लोज करेंगे तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, तो करेंगे तो अच्छा रहेगा, बुरा होगा तो और बुरा होगा, इसलिए बेटर है कि आप इसे डिस्क्लोज कर दो, किसी सिचुएशन में डिस्क्लोज कर देना चाहिए। अब ये था कि 1 जुलाई को, देखो 1 जुलाई को सैंड डिस्कवर हुआ। अब डिस्कवर 1 जुलाई को हुआ, ठीक है, तो अंडर डी लिमिटेड मेजर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइड कॉज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइड causes the cost of contract to increase by 25%, ठीक है, which there would be no corresponding recovery। सैंड डिस्कवर हुई 1 जुलाई को, बाद में डिस्कवर हुआ है, और जो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज बाय 25%। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट 25% से बढ़ रही है, ठीक है, पर इसकी रिकवरी नहीं होने वाली। बनती बात है नॉन एडजस्टिंग इवेंट लग रहा है क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे तो कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, पर इसको डिस्क्लोजर करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्लोजर करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक डिसीजन, जो डिस्क्लोज करेंगे तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे, नहीं करेंगे तो जो है अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं रहेगी। पॉइंट ये है कि जब नॉन एडजस्टिंग इवेंट दिखते हैं तो हमको सारे के सारे मटेरियल आइटम ही, देखो नॉन एडजस्टिंग में या तो मटेरियल है, नॉन मटेरियल वाले नॉन एडजस्टिंग इवेंट की क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट हमेशा अपने को मटेरियल ही दिखते हैं, इसको हम बोलते थे कि डिस्क्लोज कर दो, ठीक है, क्योंकि डिस्क्लोज करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अगर डिस्क्लोज नहीं करा तो इकोनॉमिक डिसीजंस पर इफेक्ट होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि फायर जो है वो 2 अप्रैल को आया और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 मिलियन का लॉस है, पर वो फुल्ली कवर्ड हो जाएगा। अब बनती बात है, फायर 2 अप्रैल को हुआ, कंडीशन थोड़ी ना एग्जिस्ट करी थी बैलेंस शीट डेट पे, तो ये है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, पर अब क्लेम मिल रहा है, ठीक है। तो देखो गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता तो हम इसको एडजस्ट कर देते, पर ये अब क्लेम मिल रहा है तो गोइंग कंसर्न तो अफेक्ट नहीं हो रहा। अब सिंस गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हो रहा, पर है चीज़ मटेरियल, तो मटेरियल है तो अब ऐसा है, आप इसको डिस्क्लोज करो। जो क्या लिखा हुआ है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। तो अब देखें, इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर द वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस कवर। और ये जो बता के रखा है कि लॉस जो है वो फुल्ली रिकवर हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आप बेटर है डिस्क्लोज ही करो, ठीक है, डिस्क्लोज ही कर दो।
अब देखो एक और है कि द क्लेम फॉर डैमेज पे क्लेम हुआ ना, अमाउंटिंग टू 8 मिलियन फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय एफ प्रायर टू ईयर एंड। तो एक क्लेम आया आपके पास क्योंकि आपने पेटेंट ब्रीच करा था, तो किसी ने बोला कि ये क्लेम आपके ऊपर रेज करा है ईयर एंड के पहले। अब डायरेक्टर के ओपिनियन में उसके पास अच्छे बैक्ड बाय द लीगल एडवाइस, ठीक है, दैट अ क्लेम विल अल्टीमेटली प्रूव टू बी बेसलेस, ले दे के वो बेसलेस ही इवेंट होगा, बट इट इज़ स्टिल एस्टिमेटेड दैट इट वुड इन्वॉल्व अ कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर। मेरे को पता है कि ये बेसलेस है, बट जो है कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर फिर भी लगेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्लेम तो जो है प्रायर टू ईयर एंड आप पे कर दिया 8 मिलियन का, ठीक है, कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट पे, पर इवेंट थोड़ी ना हुआ है बैलेंस शीट, मतलब कि इवेंट क्या है, कोई कोर्ट वोर्ट का ऑर्डर थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये तो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। अब कंटीजेंट लाइबिलिटी थोड़ी ना एडजस्ट करेंगे, उसको नोट्स टू अकाउंट में बता देंगे, पर हाँ अगर लीगल एक्सपेंडिचर है तो लीगल एक्सपेंडिचर लगेगा, तो लीगल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन बना लेंगे। ये देखते क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो ये है कि इवेंट का होना नहीं होना, पॉजिटिव नेगेटिव होना, वो अपने हाथ में, कोर्ट के हाथ में, पर यह हमको पता है कि लड़ाई करने के लिए जो है लीगल फीस तो लगेगी। अब सिंस लीगल फीस लगेगी तो भैया इसका प्रोविजन बुक कर लो। तो ये लिखा हुआ है कि बेसलेस क्लेम है वो सेटल होगा बैलेंस शीट डेट के बाद, पर लीगल कॉस्ट अगर इंकर होगी तो आपको जो है वो एडजस्टिंग इवेंट तो है। फिर एक और पॉइंट है कि जो फॉरेन चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट 8% ऑफ 8% बिटवीन 1 अप्रैल 2000, ठीक है, टू 1 जून, ठीक है, हैज़ रिजल्ट इन जी लिमिटेड फॉरेन असेट गेट रिड्यूस। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुआ तो रेट रिड्यूस हो गया, तो कंडीशन थोड़ी ना बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट तो चेंज होता रहता है, तो ऐसे केस में क्या है, अब ये कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही है, पर वही है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और हमको तो सारी चीज़ें अभी मटेरियल ही दिखी है। तो हाउएवर देयर मे बी सच सिग्निफिकेंस दैट दे मे रिक्वायर डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है, टू इनेबल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक प्रॉपर इवैल्यूएशन। तो डिस्क्लोजर कर दो अगर आपको लग रहा है कि डिस्क्लोजर से बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर नॉन डिस्क्लोजर करा तो ये इसके इकोनॉमिक डिसीजन पे अफेक्ट करेगा, तो बेटर है कि आप डिस्क्लोज तो कर ही दो। ओके, अब देखा जाए तो AS12 पे क्वेश्चन है वैसे तो, बट हाँ इसका इम्प्लीकेशन है कि AS4 का एक एक्सट्रैक्ट है, वो हम इसको देखेंगे, पर इसके पहले हमको एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरूरी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तब क्या बोल के रखा है कि जो एनर्जी लिमिटेड है उसने जनरेटर एक्वायर करा है, ठीक है, 1/4 को एक्वायर करा था, 2/4 को इट अप्लाइड टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इन डेवलपमेंट अथॉरिटी सब्सिडी के लिए। अब सब्सिडी तो ग्रांट होगी जून में, ठीक है, आफ्टर द अकाउंट्स, ओके, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ 11/12 फाइनलाइज, मतलब वो जून में होगी। आपने अप्लाई कब किया, 2/4 को, ठीक है। अब वो इस साल ख़त्म होगा, उसके अगले साल के जून में ग्रांट होगी, ठीक है। कंपनी हैज़ नॉट अकाउंटेड, कंपनी ने सब्सिडी अकाउंट नहीं करी। अब देखो, अब सब्सिडी अकाउंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो सब्सिडी की अकाउंट करनी चाहिए तो डिपेंड्स ऑन कि आपने कंडीशन पूरी करी है क्या, ठीक है। अगर आपने कंडीशन पूरी कर दी है, ठीक है, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, तो ऐसे के साथ सब्सिडी बुक कर लो, राइट। प्रायर पीरियड आइटम तो होने सरा। प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है कि एरर ऑकर इन प्रायर पीरियड, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट करंट पीरियड पे आता है। तो इधर एरर तो है ही नहीं ना, तो बस इसके आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये बोला क्या रखा है कि प्रायर पीरियड आइटम तो नहीं है, वो तो डिडक्ट होगा कॉस्ट ऑफ जनरेटर से, ठीक है, और रिवाइज अमाउंट जो है वो राइट ऑफ होगा, ओके। या तो अल्टरनेटिवली आप ऐसा कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कॉस्ट से माइनस करने के आप उसको एक इनकम जैसा बता दो, डेफर्ड इनकम करते रहो, ठीक है ना। राइट ऑफ जैसे कि आप इधर डेप्रिसिएशन के रेट के अकॉर्डिंग, डेप्रिसिएशन के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है, यूजफुल लाइफ के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप जो है इसको डेफर्ड इनकम बताते रहो। या तो ऐसा कर दो, या तो कॉस्ट में से माइनस करके डेप्रिसिएशन ही रिड्यूस्ड हो जाएगा। और एक पॉइंट है जो ये भी समझना ज़रूरी है, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, जो कि ध्यान देना था, वो ये है कि भाई जनरेटर के लिए एक्वायर करा, आपने जनरेटर के लिए अप्लाई किया, सब्सिडी जो है ग्रांट करे जून में, ठीक है, पर ये कब, आफ्टर अकाउंट फाइनलाइज्ड। ये अकाउंट फाइनलाइज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अकाउंट 31 मार्च की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम 31 मार्च समझे थे, ये अकाउंट फाइनलाइज की बात कर रहे हैं। इस फाइनलाइजेशन को जो है 31 मार्च मत मानना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही हुआ, ये तो इवेंट मतलब ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट भी नहीं है। ये तो फिर बात आती है कि क्या आपका ओपिनियन डिफर हो जाएगा अगर सैंक्शन लेटर फॉर सब्सिडी वॉज रिसीव्ड इन जून 12 बिफोर दी अकाउंट। अब वो बोल रहे हैं कि चलो बिफोर अकाउंट होता, तो बिफोर अकाउंट होता तो हो जाता क्या। तो देखो इधर जो है सब्सिडी के अगर कंडीशन जो है मीट हो जाती है 31 मार्च तक, तो ऐसे केस में अगर आपको बिफोर अकाउंट भी जो है, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट सब्सिडी रिसीव हो रही है, तो ऐसे केस में आप उसको अकाउंट फॉर कर लो, मतलब आप उसको एडजस्ट कर लो। तो क्या लिखा हुआ है कि ग्रांट ऑफ सब्सिडी वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, ठीक है,
तो कब एडजस्टिंग इवेंट होगा कि वैल्यू ऑफ असेट और लायबिलिटी एडजस्ट होगी, वैल्यू ऑफ असेट और लायबिलिटी एडजस्ट होगी फॉर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है, और अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इवेंट जो है बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है और डेट ऑफ अप्रूवल तक हुआ है, तो इवेंट को आप एडजस्ट करोगे, ठीक है, ठीक है। तो सब्सिडी की कंडीशन मीट हो जाए तो आप इसको अप्रूव कर सकते हो। और इधर कुछ बोल के नहीं रखा है, तो मान लो कि ये सब्सिडी की कंडीशन अप्रूव हो गई है, क्योंकि इधर से परचेज ही करना था, ठीक है। तो मान लिया कि परचेस करा है, मतलब एक कंडीशन पूरी कर ली कि आपको परचेस करना था, आपने परचेस कर लिया, ठीक है, परचेस बेसिस पे दे रहे होंगे। अब ए स्टाइल के थोड़े से ग्लिम्पसेस की बात कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट हम ये भी समझ लेते हैं कि सब्सिडी कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जब एक रीज़नेबल एश्योरेंस है, क्या मैंने तो कंडीशंस कंप्लाई कर ली है और सब्सिडी मेरे को मिल जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन करा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंडीशन कंप्लाई कर ली, ठीक है। तो मेयर मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन से एक रीज़नेबल एश्योरेंस नहीं होता, ठीक है। आपने एप्लीकेशन करी, दैट डजंट मीन कि एक रीज़नेबल एश्योरेंस हो गया है कि कंडीशन कंप्लाई हो गई, ठीक है। सैंक्शन लेटर ज़रूरी है, ठीक है, एक एश्योरेंस के लिए सामने वाले से सैंक्शन लेटर ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले क्वेश्चन में ये था कि आपको सब्सिडी जो है फाइनलाइजेशन तक नहीं मिली, तो नहीं मिली तो आप उसको रिकॉर्ड करने से रहे, और अगर फाइनलाइजेशन में मिल जाती तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते, ठीक है। अब देखो, तो इधर आपने क्या बोला कि भाई एप्लीकेशन से कोई मैटर नहीं होता, रीज़नेबल एश्योरेंस तभी होता है जब सामने वाले से लेटर आ जाए या सामने वाला पेमेंट कर दे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि सपोज़ करो क्या सामने वाले से तो आया नहीं हमको, ठीक है, सामने वाले से आया नहीं, ठीक है, बट एक रीज़नेबल, पर कंपनी ने इसके पहले भी बहुत सारी सिमिलर एप्लीकेशन करी है पास्ट में ऑन ऑल ओकेजन, और उसको मिल गया है। मतलब सामने वाले से लेटर वेटर की क्या ज़रूरत है, इसके पहले भी हमने बहुत बार एप्लीकेशन करी है और सामने वाले ने तो हमको सब्सिडी दे दी है, तो इधर भी मिल ही जाएगी ना। तो फिर क्यों वेट करना लेटर का। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि आपने सिमिलर एप्लीकेशन करी है और आपको सब्सिडी ग्रांट हुई है, तो आपको एक रीज़नेबल एश्योरेंस है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर सब्सिडी की स्कीम में कोई चेंज नहीं किया है और एप्लीकेशन करने का तरीका भी वही है जो है, तो ऐसे केस में जो है आप उसको बुक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम समझ चुके हैं कि जो रीज़नेबल एश्योरेंस है वो रीज़नेबल एश्योरेंस पास्ट एक्सपीरियंस से भी हमें जो है आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लेटर का वेट करेंगे। अगर हमारा पास एक्सपीरियंस वैसा ही है और सब्सिडी स्कीम में चेंज ही नहीं हुआ है, एप्लीकेशन करने का तरीका भी वही है, तो सब्सिडी बुक कर लो। ये वही सिचुएशन हो गई जैसे वैट के केस में सैट रिफंड बुक होता था, सैट रिफंड, जीएसटी रिफंड ऐसे बुक होता था कि यार हमको रिफंड मिल जाएगा तो बुक कर लो ना। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 8.4 में द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड, ठीक है, वॉज अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो 15 जुलाई को अप्रूव कर दिया था, ठीक है। अब समझो, अप्रूव करा 15 जुलाई को, तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट समझ गए। अब सूट अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टीजमेंट तो पार्टी ने 20 अप्रैल को फाइल कर दिया था और आपसे 25 लाख का डैमेज क्लेम कर रहे हैं। तो भाई सूट फाइल करा है 20 अप्रैल को, सूट पहले फाइल नहीं करा है, ठीक है। तो ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एक अपन ने इसके पहले एक क्वेश्चन करा था जिसमें उसने पहले फाइल कर दिया था और हमको पता है कि केस में दम नहीं है, तो ऐसे केस में वो जो था उसमें लीगल फीस का हमने एडजस्टमेंट करा था, बाकी तो कंटिजेंट लायबिलिटी थी। इधर तो लीगल फीस का भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, पर हाँ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसमें अगर मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, डिस्क्लोज करना जरूरी है तो डिस्क्लोज करो। तो ऐसा था कि जो सूट फाइल हुआ है वो कंपनी के खिलाफ हुआ है, तो सूट जो फाइल हुआ है वो कंपनी के अगेंस्ट में खिलाफ हुआ है और वो कंटिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। बट इट वॉज नॉट एग्जिस्टेड, वो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। और एज पर एज फॉर कंटिजेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंडीशन और सिचुएशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, financial effect of which is to be determined by future event which may or may not be occur। देखो ये तो कंटिजेंट लायबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि कंटिजेंसी भी अगर देखते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड टू द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, बैलेंस शीट डेट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है वो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जहाँ पे जो है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, मैं किसी दूसरे के बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूँ, वो तो भैया मार्च में ही डिसाइड हो गई थी, पर जो फिनेंशियल रिसोर्सेज वो अरेंज हुए हैं, ठीक है, वो बाद में अरेंज हुए। पर देखो टर्म्स और कंडीशन डिसाइड तो हो चुकी है, ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेट भी हो चुकी है, तो ऐसे केस में ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए। ये पर्टिकुलर ये नोट्स में भी दिख जाएगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है मार्च में डिसाइड करके रखी थी, एक्विजिशन जो है अप्रैल में हो रहा है, तो ठीक है, ओके, एडजस्टिंग इवेंट है। फिर एक कैश का थेफ्ट हो गया 5 लाख का बाय द कैशियर, वॉज डिटेक्टेड ऑन 16 जुलाई। हुआ कब? 31 मार्च को। कंडीशन तो मतलब बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट है, तुम पकड़ नहीं पाए, डिटेक्ट करा 16 को, ठीक है, एडजस्ट करो।
अब 1 सेकेंड डिटेक्ट कब हुआ? 16 को हुआ, 15 जुलाई है। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, डिटेक्ट कब किया? 16 को, इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है कि कंपनी स्टेटस, कंपनी 1 सेकेंड शोज, लिखा सेंड्स, कंपनी सेंड्स अ प्रपोजल, इतना चितर दिया कि वो दिख ही नहीं रहा साला। तो कंपनी सेंड द प्रपोजल टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करेंगे मार्च में, ठीक है, तो ये प्रपोजल सेंड कर दिया। बुक वैल्यू इतने की थी, बट डीड का रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। तो देखो कंपनी ने तो प्रपोजल सेंड किया, सेल डीड भी नहीं बनी है। देखो सेल डीड बनती तो दिखता भी कि चलो सब्सटैंशियल रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गई, इधर तो सिर्फ प्रपोजल है, ठीक है, तो कंडीशन तो कोई बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती नहीं थी। ये एडजस्टिंग इवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, कायदे से नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए। अब देखते हैं, देखो यही होगा। फिर पॉइंट आता है कि देखो मेजर फायर से असेट डैमेज हो गई, ठीक है, ऑन 5 अप्रैल। अब असेट तो फुल्ली इंश्योर्ड थी, तो ठीक है, ये है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, पर मटेरियल रेट तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद रेफरेंस टू AS4, ठीक है, तो ये है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ फायर ऑकरेंस नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, डिस्क्लोजर, ठीक है, मे बी गिवन इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। ओके, चलो क्वेश्चन क्या था कि अ केस इज गोइंग ऑन बिटवीन ABC लिमिटेड एंड द टैक्स डिपार्टमेंट ऑन क्लेमिंग द एग्जाम्पशन, कि यार हो गया होगा कि ABC ने एग्जाम्पशन क्लेम करा, टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि एग्जाम्पशन नहीं है। अब ये केस चल रहा है 2016-17 में। अब कोर्ट ने जो है 15 अप्रैल को ऑर्डर इशू करा और रिजेक्ट करा क्लेम, ठीक है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंगली कंपनी को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब पॉइंट ये है कि चलो कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, पर इधर ये शो नहीं कर रहे कि मैं केस जीत जाऊँगा कि हार जाऊँगा। वो एक है ना कि डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं 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 हम तो कोई बेसलेस है, ऐसा कुछ बोल के नहीं रखा है, राइट। पर है तो कंटिजेंट लायबिलिटी, ना तो हारने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं ना तो जीतने के चांसेस दिख रहे हैं, लग तो कंटिजेंट लायबिलिटी रही है। अब पॉइंट ये है कि जो एडिशनल टैक्स पेमेंट किया है, बस देख लेते हैं कि इसको अभी करे बुक की बाद में करें। यही सिचुएशन अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये ज़्यादा थी कि ये बेसलेस है और हम जीत जाएंगे, तो ऐसे केस में कंटिजेंट लायबिलिटी बन रही थी। अब इधर ऐसा नहीं बोल के रखा है बेसलेस है, मतलब इधर हो सकता है कि हम हार भी जाए। तो अब देखते हैं सब प्रोविजन बनता है कि नहीं बनता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेसलेस क्लेम में सब बोला नहीं है। 1 सेकेंड। सी सो जो हमने करा है कि भैया कोर्ट का जो ऑर्डर आता है तो वो तो वैसे भी जो है कॉन्क्लूसिव एविडेंस रहता है, तो कंटिजेंट लायबिलिटी तो कोई बात ही नहीं होती। अगर एविडेंस आ चुका, ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, तो ऐसे केस में अगर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, केस था 31 मार्च को, तो वो एडजस्टिंग इवेंट है। तो इस तरीके से हमारे RTP और MTP के क्वेश्चन ओवर हुए। अब हम सजेस्टेड के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो RTP का एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचे। एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है, रिसेंट ईयर्स में 5-6 साल में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हम जो है एक लास्ट ये क्वेश्चन करते हैं। ये RTP है नवंबर 21 की, सॉरी मई 21 की, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ फॉलोइंग IGAP एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड है वो IGAP फॉलो करती है। इट इज़ फॉलोइंग POCM मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी लाइबिलिटी। इट इज़ फंडेड ग्रेचुइटी प्लान एंड एज पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन एज ऑन 31 मार्च 2020 जो नेट लाइबिलिटी है वो 70 लाख थी। एक्चुअली ने बाइफरकेट करा 30 लाख करंट लाइबिलिटी, बची नॉन करंट। कंपनी ने रेमिट कर दी इंटायर लाइबिलिटी 70 लाख टू द ग्रेचुइटी फंड। तो क्या है, प्राइवेट कंपनी IGAP फॉलो कर रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो फॉलो करना था तो IGAP फॉलो कर रही है, POCM मेथड फॉलो कर रही है ग्रेचुइटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद एक फंडेड ग्रेचुइटी प्लान है और एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से लाइबिलिटी 70 लाख है। एक्चुअली ने बाइफरकेट करा 30 करंट और बचा हुआ जो है नॉन करंट, और कंपनी ने इंटायर लाइबिलिटी रेमिट कर दी। वेदर नॉन करंट लाइबिलिटी 40 लाख विच वॉज पेड 12 महीने के अंदर पेड हो गया फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट शैल बी डिस्क्लोज एज नॉन करंट और टू बी डिस्क्लोज एज करंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या जो नॉन करंट ग्रेचुइटी है जिसको पे कर दिया 12 महीने के अंदर, क्या वो उसको नॉन करंट जैसे डिस्क्लोज करे कि करंट जैसे डिस्क्लोज करे 31 मार्च 20 के केस में? क्योंकि 31 मार्च 20 को ये थोड़ी ना पता था कि पूरा का पूरा पे कर देंगे, कंडीशन तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, बट फिर भी जो है 30 जून को पूरा पे कर दिया, जबकि 30 जून को पे कर दिया इन द सेंस कि लाइबिलिटी थी 12 महीने के अंदर पे कर दिया, ठीक है।
इट इज़ एज्यूम डेट ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी जो है 12 महीने तक है एंड डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून है। तो ले देखिए पूरे आंसर का क्रक्स यही है इसके आंसर में कि देखो नॉन करंट लाइबिलिटी थी क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे तो हमको पता नहीं था कि इसको पे करेंगे कि नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो ऑन बैलेंस शीट डेट ग्रेच्युटी लाइबिलिटी 40 लाख वॉज एक्सपेक्टेड टू बी पेड सब्सिक्वेंट टू 12 मंथ, इसलिए तो नॉन करंट बोला था, तो उसको नॉन करंट ही मानो। बाद में आपने पे कर दिया तो अब क्या, बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, तो इसलिए नॉन करंट लाइबिलिटी है। इस तरीके से हमारे A4 के क्वेश्चन ओवर हुए हैं, ठीक है। कुछ रेस्ट 1-2 क्वेश्चन कभी बचते होंगे नवंबर 21 के आरटीपी इन सब में, तो उसके लिए सेपरेट में 1-2-5-6 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें इशू हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV जो है। एंड राइट, ठीक है। अब हम A5 पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। ओके।